आप हमेशा से मॉडल बनना चाहती थी जब आपने स्टार्ट किया, या एकदम बस हो गया? नहीं, कभी भी नहीं बनना चाहती थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर मेहमान आती हूँ कहती हैं हमें तो बचपन से ही शौक था। नहीं, कोई शौक नहीं था। मुझे तो डॉक्टर बनने का शौक था। मुझे तो कोई ऐसा कोई फिर डॉक्टर एक ने क्या कि नहीं तुम मॉडल ही बनो। हाँ, पाकिस्तान ने मुझे कहा कि नहीं, आप रहने दें, आप इधर ये काम कर लें। तो इसलिए नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। काम करने का शौक था, कोई भी काम हो, कोई भी काम करने का। मुझे हमेशा से काम करने का शौक है। मैं बचपन से, मीनिंग के जब हम स्कूल में थे, कि मैं बाहर रहती थी, तो वहाँ पे तो ये होता है ना कि आप जब छोटे भी होते हो तो गर्मियों की छुट्टियों में आपको कोई काम करना होता है। घर का काम नहीं, कोई काम, सेंस ऑफ अचीवमेंट की बात है कि बचपन से आपको वो आदत डाली जाती है। काम करने का मुझे शौक था जब से मैं कोई 15 साल की थी। और किसी ने आपको एक दिन कहा कि भाई आपकी तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं, तो आप क्यों किसी ने नहीं कहा मुझे। मैं एक हकीके पे गई हुई थी और उधर मुझे मेरी किसी ने तस्वीर खींची, तो वो निकले खावर रियाज। अच्छा। और उन्होंने जब मुझे मेरी तस्वीर दिखाई, मैं चश्मे पहनने वाली एक नर्ड, कोई मेकअप का शौक नहीं था, कभी जिंदगी में हील नहीं पहनी थी, ग्रे रंग के कपड़े पहनती थी, रंगों का भी शौक नहीं था। तो उसने मेरी जब तस्वीर खींची और मैंने जब वो तस्वीर देखी, मैंने कहा हैं ये मैं हूँ। बिकॉज इट वाज शॉकिंग कि वो मैं हूँ, कि मैं लगी नहीं। और उसने वो तस्वीर छाप दी अपने एक इंटरव्यू के लिए, जो कि द न्यूज़ में आई। और उसके बाद से जब ऑफर आने लगी और जब पैसे कमाने लगी, तो मैंने कहा अच्छा। लेकिन आप हकीके पे गई हैं तो आपको खावर रियाज मिले हैं, साढ़े नसीब वेख लवो। सालगिरह ते बजाई ते उत्थे जी की छीदा बर्फ वाला मिल पिया ते उन्हें भी पैसे लेने होंदे। मगर ये हकीका किनका था? जो भी बच्ची हुए बच्चा होगा उस वक्त, वो माशाल्लाह उसकी शादी भी हो गई। शादी होगी, आप उसको बताती हैं कि अगर तुम बेटे ना पैदा होते तो उस दिन मैं ना माँ और ना तस्वीर वो खिंचती, ना वो तस्वीर खिंचती, ना खबर मुझे दिखता। हाँ। और ना मैं ये आज काम कर रही होती। आज मैं साइकियाट्रिस्ट होती और आप लोगों की थेरेपी कर रही होती शायद। उसमें आपको बहुत क्लाइंटेल मिलनी थी। जी, अभी मैं सोच रही हूँ वापस पढ़ाई करने का। बिल्कुल। आपको कोई शौक है माउंटेनियरिंग के अलावा? मुझे भी स्टार्टिंग में डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन हमारी बट फैमिली में प्लेटलेट्स काफ़ी जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन मुझे बेसिकली साइंटिस्ट बनने का शौक था। साइंटिस्ट बनने का शौक मेरा भी यही, साइंटिस्ट बनने। और फिर 10वीं के बाद जब स्कूल से निकाला तो फिर मैंने कहा पहाड़ों पे चलते हैं। बेसिकली मुझे पहाड़ों पे ज़िंदा रहने का हक मिलता है, जो स्कूल में नहीं मिल रहा था। फिर मैंने दुनिया पढ़ी, फिर मैंने इंसान पढ़े, फिर मैंने नेचर को बहुत करीब से देखा। एंड डू यू ट्रेन फॉर दिस एज वेल? हाँ जी, आप ट्रेन क्या करते हो इफ यू डोंट माइंड? मतलब अभी तो खैर मेरी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन मैं पहले 25-30 किलोमीटर भागता था रोज के। एक सीमेंट का तोड़ा उठाया होता था मैंने, किसे दानी। हाँ, और नहीं तो हम तुसी अंदर होना। तो उसके बाद स्विमिंग में बहुत ज़्यादा करता था, 2-3 घंटे स्विमिंग करता था। मेरे उस्ताद हैं शायद राजपूत स्कर्दू के, उनसे मैंने अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग ली सारी। और उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्ल्ड क्लास माउंटेनियर बना। तो अभी क्या इशू थोड़ा सा अगर बता। और अभी भी हाँ ना, ये पूछे ना, एक टांग बेचारी की। सो बेसिकली मैं वो नांगा पर्वत का वाक़या, नांगा पर्वत पे जब मैं था तो मैं 7000 मीटर प्लस पे, जिसको डेथ जोन कहते हैं, उधर फंस गया था 28 घंटे के लिए। हमारे पास ना ऑक्सीजन, ना शेल्टर था, ना कुछ। और मैं बर्फ़ में एक तरह का कोमा के अंदर लेटा हुआ था। और मुझे बार बार एक टर्म यूज़ करते हैं मेडिकल में, हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा, वो मुझे हो गया था। और उसके अंदर क्या होता है कि आपको हेलुसिनेशन होना शुरू होती है, आपका दिमाग स्क्वीज़ होना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में वो नमी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन जो होती है वो थिन एयर होती है ना, तो उससे वो सही नहीं आ रहा होता। तो मुझे शो होता था कि यार हेलीकॉप्टर पे लोग आए हैं लेने के लिए, और जब मैं एकदम उठता था सामने खाई होती थी, मैं छलांग ना मार दूँ तो मेरा बंदा मेरे, हम 2 बंदे थे पूरे पहाड़ पे, और मैं पाकिस्तान के अंदर डेड डिक्लेयर हो गया था। लेकिन अगले दिन मैं उठा और उठ के 6 घंटे मैंने बर्फ़ पैरों से रास्ता बनाया और 3 दिन लगा के नीचे आया। और कैंप 1 पे जब हम पहुँचे, बेस कैंप से थोड़ा सा करीब, वहाँ से हेलीकॉप्टर ने हमें पिक किया और वहाँ से स्कर्दू ले गया। क्या बात है। तो उसके अंदर मेरी बॉडी के अंदर L5S1 जो शॉक एब्जॉर्बर होता है आपकी बॉडी का, वो फट गया था, और जिसकी वजह से मेरी ये टांग आधी पैरालाइज हो गई थी। ओह माय गॉड। और ये अभी तक इसी तरह ही है। और मैंने फुट लॉस है मुझे, अभी भी मैं लंगड़ा के चलता हूँ, आई वेयर स्पेशल काइंड ऑफ शूज़। लेकिन ये है कि इस टांग के साथ भी मैंने 6 चोटियाँ की हैं, और उसमें से दुनिया की एक सबसे ख़तरनाक चोटियाँ नापुतना भी। वेलकम बैक जी रीच। विनय, आप खुद भी एक सुपर मॉडल हैं, तो अभी जो यंग मॉडल्स आई हैं, आपको पर्सनली किनका काम अभी तक सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगा है और आपको लगता है कि ये बहुत आगे भी जाएंगी और अभी तक अच्छा कर रही हैं? सॉरी, लेकिन मुझे उनमें से किसी का नाम नहीं आता। मैं अब इस्लामाबाद जा चुकी हुई हूँ,
तो इस्लामाबाद में मैं जरा नहीं नजर आती ना, फैशन है नहीं इस्लामाबाद में, बहुत कम है। इतना जो आप तो मैं इतना काम नहीं करी, अब कोई मैगजीन्स ही नहीं है वास्ते मीडिया पे। अब डिजिटल मीडिया इतना बढ़ चुका हुआ है कि जितने हमारे पहले मैगजीन्स होते थे ना और इंटरव्यूज होती थी तो इंसान को पता चल जाता था कि कौन कौन है इंटरव्यूज में या इस। अब आपको इतनी लड़कियां हैं। मॉडल कौन सी का नाम याद है आपको? लास्ट मैंने जिनके साथ काम किया जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आजकल, आमना बाबर और रुबाब वगैरह, आमना बाबर और रुबाब अली वगैरह। उसके बाद की जो नई लड़कियां आई हैं उनका मुझे नाम नहीं याद, या तो कोविड की वजह से मुझे याद नहीं आ रहा। मगर आप फैशन वीक्स वगैरह जो होते हैं उन पे जी मैं डायरेक्ट करती हूँ, ब्राइडल कुटियो वीक में डायरेक्ट करती हूँ। कौन लड़की है? हाँ, तो वो होता है लाल कमीज वाली, नीली कमीज वाली, इसे कि वो 30 लड़कियां होती हैं और 30 लड़के होते हैं और मुझे किसी का नाम नहीं है। मगर वो तो आपके सारी नहीं है जमाने में भी तो होती थे 30 लोग होते थे, लेकिन हम सारों को जानते थे ना, अब सारे नहीं। व्हाई इज दैट सो? डू यू थिंक कि क्योंकि इतना ज्यादा और इतने ज्यादा लोग हैं जी, पीपल हु आर नॉट इवन मॉडल आर यू नो क्लेमिंग टू बी मॉडल्स? जी अब इंडस्ट्री इतनी चेंज हो चुकी है, ना सिर्फ फैशन बट आपको टीवी भी आप देख रहे होंगे कि अब आपका जो सोशल मीडिया है उससे बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो उसकी वजह से अब कोई क्राइटेरिया एज सच रहा नहीं है कि एक पहले स्टैंडर्ड होता था कि आप एक सर्टन हाइट के होते थे तो आप करते थे, या आपके मैगजीन आपके होते ही 4 थे। अब इतना डिजिटल मीडिया हो गया कि आपको मैगजीन की ज़रूरत ही नहीं है टू बिकम अ मॉडल। अब तो आप अपनी तस्वीर पोस्ट करें और अच्छी लग रही होगी तो कोई ना कोई आपको ब्रांड ले लेगा। तो है ना इसमें भी नहीं अच्छा महंगा फोन आपका क्राइटेरिया? हाँ, ये क्राइटेरिया हो चुका है, बिकॉज अब हर बंदा फोटोग्राफर बन गया, हर बंदा स्टार बन गया, हर बंदा हर चीज हो गया, तो अब नाम इसलिए याद नहीं रहते। अब फोटोग्राफर्स भी इतने ज्यादा हैं। एक आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं आप, आजकल के बच्चों के लिए ये है कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? इसका पढ़े लिखे होने से खैर कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुतमिन हो जाना ना, सवाल जवाब ही देना। देखिए, तब शादी करनी चाहिए जब आप तैयार हैं शादी करने के लिए और वो कमिटमेंट के लिए कि पूरी जिंदगी भर की कमिटमेंट है, जैसे कि आपने उसका ख्याल रखना, चाहे वो मर्द है या औरत है, तब शादी करनी चाहिए। और होपफुली अगर प्यार हो जाए तो वेरी गुड। जब आपको वो सही इंसान मिलता है ना तो आपको खुद ब खुद ही वो कनेक्शन हो जाती है। सो कि इट्स एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी एनर्जी की कनेक्शन है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ माँ बाप ढूंढते हैं बट वो दूसरी चीज़ें देख रहे होते हैं, वो दूसरी एस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं, जैसे अमीर है कि नहीं है। औरतों के लिए तो यही देखा जाता है ना, वो चीज़ नहीं देखनी चाहिए। देखना चाहिए कि दोनों की बन सकती है फ्यूचर के अंदर के नहीं। सो इसलिए मैं सोच रहे होंगे कि गड्डी देणगे ते मुंडा विआहना। एग्जैक्टली, मैं तो बड़ा परेशान होने ना चीज़ों सर। मैं जो भी शादी की थी, क्योंकि मैं हर किसी को कहना कि जहेज एक बुरी चीज़ है तो मैं लेना ही लेना। तौबा करो, थोड़े से इंच होएगा कि मैं लेना ना 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 नहीं, लेकिन होना उल्टा चाहिए ना, जो होता भी है। स्पेशली आई थिंक जो और मुसलमान क्या कहते हैं मुल्क हैं, उसमें ये होता है कि जो औरत की खानदान होती है वो देखते हैं कि बेटी को क्या होगा, बिकॉज आदमी ने ख्याल रखना है ना बेटी का। इट्स द अदर वे अराउंड, उसकी कैपेबिलिटीज देखनी है। हमारे यहाँ उल्टा होता है कि जी कितना लूट सकते हैं बेचारी बेटी के खानदान को। ये नहीं, पाकिस्तानी स्टाइल में जो जहेज देने का यहाँ पे मामला है, जहेज और उसकी लिस्ट जो होती है वो पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। को अभी अपने लड़के को भी देख लिया करें, उसमें कितनी एबिलिटी है। मतलब लड़की सही निकलवाना है आपने, अपने ऊपर किसी ने नहीं करनी। ये तमाम लड़के जो अनमैरिड बैठे हैं उनको कह रहा हूँ मैं ये, हाँ, उनके उल्टा जल्दियाना निकालो सारे, याद रखना जब शादियाँ होंगी। औरत ने क्या करना है? औरत ने आपके बच्चों के, आपकी जो आगे विरासत है, आपकी जो जीन है, उसकी परवरिश करके उसको एक बेहतर इंसान बनाना है, कि जो सबसे बड़ा काम है। ये आप क्या कि जी जहेज लेकर आए, इट्स नॉट हर कैपेबिलिटीज दैट यू लुकिंग एट कि जी उसके माँ बाप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, लड़का क्या अफोर्ड कर सकता है, क्या वो प्रोवाइड कर सकता है अपने बच्चों के लिए। फ्रिज निकलवाना है तो भैया खुद कमा के निकालो ना। अपने लड़के इतना जोगा नहीं कि फ्रिज और फ्रीजर ले सके, वो दूसरे पे डाल देते हैं। मैं अपने घर वालों गया, मैं कहा मैं जिथे ब्याह करना मैं उन्होंने को जहेज लेना, वो कहते तेन कोई कुड़ी नहीं दे रहा, जहेज किन्ने देना। आप जो काम करते हैं वो अच्छा खासा रिस्की भी, आपको गवर्नमेंट और फैमिली कितना सपोर्ट करती है? फैमिली तो शुरू से सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज ना मेरे से वो सर होता है, ना मुझसे दरवाज़ों पे दस्तक होती है। मैं एक आज़ाद बंदा हूँ और मुझे फैमिली की सपोर्ट है, मेरे स्पॉन्सर्स हैं साथ में, मेरा अपना बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस ठीक है, चल रहा है।